सीएम्स के काम के हिसाब से अगर मैं रेट करने को कहूं तो आपकी मेमोरीज और आपका अनुभव, राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? कांग्रेस से परेशानी ज्यादा थी या हुड्डा साहब से परेशानी ज्यादा? मनोहर लाल साहब से भी जब पूछने की बारी आती थी तो कसर नहीं छोड़ती थी आप। पढ़ने जाओगे हिस्ट्री में तो लगता है कि सुरेंद्र जी के जाने के बाद किरण जी की एंट्री हुई, दोनों बराबर होते। उन्होंने कह दिया कि भाई महिलाओं को किस तरह से विरासत मिल सकती है। दबती आप वहां भी नहीं थी, आपके विभाग से लेकर कोई बातचीत हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईटीवी नेटवर्क की खास पेशकश और एक बहुत बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। मुलाकात में ये गारंटी है कि बात खुलकर होगी और उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, जब चलती हैं तो बात करती हैं और जब बात करती हैं तो सामने वाले की बोलती बंद कर देती हैं। और हो भी क्यों ना, 5 बार की विधायक हैं, 2 बार की मंत्री हैं और सिर्फ हरियाणा की राजनीति नहीं, दिल्ली की राजनीति में भी विधानसभा स्पीकर की जिम्मेवारी के साथ अब राज्यसभा की ओर अग्रसर हैं। आप पहचान चुके हैं, किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। किरण चौधरी जी, मैम वेलकम टू आईटीवी नेटवर्क। वो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, वो मैंने ना बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी को देख के दिया, क्योंकि द वे यू वॉक और द वे यू टॉक। जब सदन में मैं जाता था, चंडीगढ़ में मैं देखता था, जब बीजेपी में नहीं आप कांग्रेस में हुआ करती थी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल साहब से भी जब पूछने की बारी आती थी तो कसर नहीं छोड़ती थी आप। मेरा काम, जो विपक्ष की मैं उस समय नेता थी, तो काम मेरा जो है आप जानते हैं, बड़ा ईमानदारी के साथ काम करती हूँ और बहुत मेहनत के साथ सारे मुद्दे जो हैं हरियाणा के लोगों के उठाने का मौका मिलता था। तो वो जो है, इसलिए जो मेरा समय जो है वो पूरी तरह से विधानसभा में जनता के हित की बातें उठाने में कभी भी मैंने गुरेज नहीं करा और कभी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ की राजनीति नहीं करी। फियरलेस लीडर मैं कहूँ, दबंग कहना तो चलो ठीक नहीं होगा, दबंग के तो यूपी बिहार में अलग मतलब निकल जाते हैं, हरियाणा में तो इसे पॉजिटिव लिया जाता है। फियरलेस लीडर मैं अगर आपको कहूँ, मतलब एक खुलापन है, मुद्दों को लेके छुपाती नहीं है और मीडिया के सामने आते हैं। मैंने तो देखा नहीं कभी किसी सवाल से बचते हुए। आज मैं आया हूं और मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि भाई मैं इनकी सिर्फ हिस्ट्री लेके आया हूं, इन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं मांगे हैं, मैं सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के लाया हूं और ना सवाल मैं लिख के आया हूं। तो किस बात से घबराना मनोज जी? बात यह है कि जब काम निष्ठा के साथ करा जाता है, ईमानदारी के साथ करा जाता है और उसके अंदर कोई दूसरा एजेंडा नहीं होता है, तो फिर किस बात का फियर करना। मेरा तो हमेशा से ये बात रही है कि जहाँ भी मैं रही हूँ, मैंने वकालत जब करी, बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ करी। उसके बाद जो है प्रभु ने जो रास्ता तय करा मेरे लिए, सुरेंद्र सिंह जी से पहले ही मैं राजनीति में थी और उनके चले जाने के बाद हरियाणा के अंदर राजनीति में मेरे को आना पड़ा। तो बहुत संघर्ष का रास्ता जो है मैंने तय करा है और बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारे रोड़े मेरे सामने अटकाए गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आदमी को और उस तरीके से जो है और मजबूत बनाता है। और मैंने ये देखा है कि जब आदमी ईमानदारी के साथ अपना काम करता है और उसको किसी बात का कोई लोभ लालच नहीं होता, तो फिर किस बात का डरना। जनता की हित की बात करना है। हम यहाँ पे जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, कोई अपना घर भरने के लिए तो आए नहीं है, कोई उल्टे सीधे काम करने के लिए हम नहीं आए। तो फिर जब हमने जनता की हित की बात करनी है, जनता की जो है सहूलियत है, समस्याएं हैं, उनको सुलझाना है, और अगर भगवान ने हाथ में कलम दी है ये पावर की, तो वो जो है वो कलम जो है जनता के हित के लिए चले। यही मैं इसको अपना कर्म समझ के, सच्चाई है ये, मैं अपना काम करती हूँ। जाना सबने ऊपर है तो कम से कम अपना कर्म तो कमा के जाए हम। सुरेंद्र जी के समय मैंने सब कुछ देखा हुआ है, पल भर के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसे हो सकता है, लेकिन प्रभु की क्या करनी, किसको क्या मालूम क्या होता है। और फिर जो सिलसिलावार जो रास्ता जो तय करना पड़ा, बिल्कुल ही कहाँ ऊपर कहाँ बिल्कुल इस तरह से संघर्ष का इतना ज़बरदस्त रास्ता जो ये पिछले 20 साल में मैंने तय करा है, इसने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि भगवान का नाम लो और जो है बाकी उसके ऊपर छोड़ दो और अपना काम निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करो। मेरे कई सवाल बन गए आपके इस जवाब से, लेकिन एक मैं छोड़ नहीं सकता, उस चीज़ को पूछूंगा। 2005 में जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, सूचना आपको कब मिली थी? और पहली सूचना पर और कुछ देर और जो पूरा
10 दिन का, 13 दिन का, 13वीं होती है हरियाणा में, तो वो पूरा सफ़र था, वो कैसे जानकारी मिली, वो विषय कभी आया नहीं, लेकिन अब लंबा प्लेटफॉर्म है, लंबी बातचीत कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार दर्शकों के सामने वो चीज़ आए। सुरेंद्र जी इलेक्शन जीत चुके थे और मेरे ख्याल में कुछ एक हफ्ते से मैंने देखा उनका कि इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अब जैसे मैं पहली बार उनके इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए गई थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर उनका विलय जो है वो मैंने करवा दिया था। कांग्रेस पार्टी के अंदर सोनिया जी से मैंने बात करी, मैडम ने सीधा जो है विलय करवाया। तो जब ये इलेक्शन से पहले भी और बाद में भी, तो जब गई उनके इलेक्शन में और मैंने कैंपेनिंग करी, तो मुझे कहा कि मुझे किरण बड़ी संतुष्टि है अब कि मेरे लोगों ने जो है तेरे को अपना लिया है और अब आगे तुम्हें संभालना है। तो मैंने ये कहा नहीं नहीं, संभालना मैंने नहीं है, संभालोगे आप ही, मैं तो अपने दिल्ली की राजनीति करनी है, आप नहीं कहते हैं, ये मत सोचना कि अब मैं यहाँ पे आके काम 93 में कैंट से आप चुनाव लड़ती रही। कंटोनमेंट से मैं चुनाव लड़ी थी। तो ये इस तरह की बात जब सामने आई, कभी दिमाग में इल्म ही नहीं था कि, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी थे, उनके साथ सुरेंद्र सिंह जी थे, यहाँ पे हरियाणा की राजनीति की तो सोचना भी जो है मेरे लिए वो नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे जो डेस्टिनी है, जो भगवान इस तरह से घटनाक्रम बनाता है कि 2005 में अचानक सुरेंद्र सिंह जी चंडीगढ़ से वापस आ रहे थे, अच्छे भले गाड़ी में थे, गाड़ी में चल पड़े थे। उस दिन शाम को जो है मैं विदेश जा रही थी, तो मेरे को फ़ोन करा उन्होंने वहाँ से कि किरण मैं चल रहा हूँ और तू निकलना मत मेरे आने से पहले, मैं आके तेरे को छोड़ के जाऊँगा। तो आई टोल्ड हिम कि आप आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट रात के टाइम की थी। वहाँ से वो गाड़ी में निकले, इतने में फ़ोन आ जाता है जिंदल साहब का कि सुरेंद्र कहाँ है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो सुरेंद्र जी ने कहा कि मैं तो चल पड़ा हूँ जी। कहते नहीं नहीं, तू चल मेरे साथ चल। तो गाड़ी मोड़ कर, देखो जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता, मोड़ कर वापस जो है गए हेलीकॉप्टर के अंदर। और आगे का तो सबको पता ही है। मेरा यहाँ पर जो है इलेक्शन की बहुत आप जानते हो थकान उतारने का वो था, सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे सुंदरनगर कोठी पे, और हम लोग जो है एक कार्यक्रम में जाने वाले थे। इतने में टीवी के ऊपर जो है देखा कि हेलीकॉप्टर क्रैश, और उसमें एक मंत्री और 2 मंत्रियों का उसमें लिखा हुआ था। तो मेरे कभी जहन में ही नहीं था कि सुरेंद्र जी भी हो सकते हैं। तो हम ये हुआ कि भाई पता करो कौन है, किसका हो गया, किसके बेचारे का, किसका घर क्या हो गया। तो इतने में फ़ोन आता है मेरे पास थोड़ी देर बाद, प्रणब मुखर्जी का फ़ोन था। हाँ जी, उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, एंड आई एम सॉरी टू से किरण दैट सुरेंद्र इज नो मोर। फिर अहमद भाई का फ़ोन आया, अहमद पटेल जी का, उसके बाद फिर सोनिया जी का फ़ोन आया। तो मैंने एक ही बात कही उस समय, आई वाज इन अ शॉक। श्रुति टुक ओवर, श्रुति ने सारा कुछ संभाला। कितने साल की थी श्रुति? श्रुति तो बहुत छोटी थी उस समय। कितने साल हो गए, 20 साल हो गए, अब आप देख लीजिए। शी मस्ट बी इन अर्ली 30s। हाँ। सो मैंने एक ही बात कही मैडम को और अहमद भाई को कि प्लीज़ उनकी जो रिमेन्स हैं, लास्ट रिमेन्स, उनको आप दिल्ली पहले कोठी पे लेके आऊँ मैं। हुड्डा साहब उस समय मुख्यमंत्री थे, तो वो चाहते थे कि सीधा उनको वहाँ भिवानी लेके जाया जाए। पर एनीवे आई प्रिवेल्ड, एंड क्या कहते हैं, सुरेंद्र जी की आर्थिक जो हैं रिमेन्स, उनको हम दिल्ली लेकर आए। और यहाँ पर सभी लोग, वाजपेयी जी से लेकर सभी, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, मैडम सोनिया जी थी, सारे के सारे सब लोग जो है उस दिन, मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा याद है कि सब लोग आए, मतलब तांता बंधा हुआ था लोगों का। और अगले दिन जो है फिर हम सुरेंद्र जी को ये प्रोवाइड करा गया
क्योंकि रक्षा मंत्री रहे थे बाबूजी, और प्रणब दास जो उस समय रक्षा मंत्री थे, हमारे अच्छे संबंध थे, और मैडम ने भी उनको कहा होगा। तो उनको जो है हेलीकॉप्टर के अंदर उनकी लास्ट रिमेन्स जो है उनके साथ मैं और मेरी माँ और श्रुति, हम जो हैं इकट्ठे, और मेरा दामाद, हम लोग जो है वहाँ पर भिवानी पहुँचे। 31 तारीख की बात है ये। एक तारीख को उनको दाग दिया गया सुबह। तो जो दाग जब उनको दिया गया, चिता जब जलाई गई, तब 3-4 तो चीफ मिनिस्टर्स थे, सारे थे, और ऐसा हजूम, आप अगर वो पुराने, मैंने तो कभी हिम्मत नहीं विजुअल्स की देखे मैंने कि मैं वो देखूं, पर देवर आई थिंक लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, क्योंकि सुरेंद्र सिंह जी सबके बहुत चहेते थे। देखो चौधरी बंसीलाल जी ने तो बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन सबको संभालने वाले, कार्यकर्ताओं को पुचकार के रखना, उसका काम करना, उसके घर का संभालना, सब कुछ पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं, पूरा मतलब लोग उनके सारी जगह फैले हुए थे, सारे के सारे जो हैं सब वहाँ पर थे। मैं तो आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। मैंने तो बाद में जब देखा, जब पता मेरे को दिखा कि हाँ ऐसे ऐसे भी होता है। तो ये असली जो आपका संघर्ष था, इसे कोई राजनीति की एंट्री में अगर आप पढ़ने जाओगे हिस्ट्री में, तो लगता है कि सुरेंद्र जी के जाने के बाद किरण जी की एंट्री हुई, लेकिन ये एंट्री इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि एक चुनौती के साथ ये शुरू हुई थी। और उस समय ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ किरण जी, तो उस समय ही परिवार की विरासत की जो लड़ाई थी, क्योंकि सुरेंद्र जी, सबको पता है कि बंसीलाल साहब उस समय जीवित थे, 3 बार के मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री तक का पोर्टफोलियो रहा, और बड़े, और कांग्रेस से अलग होकर भी आपने, जैसे आप इस पूरे जवाब में बता भी दिया, कि आप इंस्ट्रूमेंटल थे कि कहीं ना कहीं दोबारा से कांग्रेस में विलय हो जाए, और वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो असली संघर्ष था उसके समय शुरू हुआ। राजनीति में संघर्ष से जाने से पहले परिवार की जो विरासत थी, उत्तराधिकारी वाली जो बात थी, उसको लेकर दावा, क्योंकि बंसीलाल साहब के तो दूसरे बेटे भी हैं, रणवीर महिंद्रा साहब, उनके बेटे अनिरुद्ध चौधरी भी हैं, और वो आज के अगर परिप्रेक्ष्य में हम दर्शकों को बता दें तो वो ताल ठोक कर ये दावा भी करते हैं। मैंने ही एक बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि भाई वारिस तो हम हैं, और इसमें जयप्रकाश जेपी जो सांसद हैं हिसार के, उन्होंने एक थोड़ा सा विवादित बयान भी दे दिया। विवादित है क्योंकि आज महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर होते हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई महिलाओं को किस तरह से विरासत मिल सकती है। तो ये पूरी घटना मैंने उस समय से लेकर अब तक की जोड़ के सवाल बनाया है, वो जरा थोड़ा सा प्रकाश आप डालें। विरासत जो परिवार की थी, बंसीलाल साहब की लेगेसी सुरेंद्र संभालते थे, सबको पता है, उनके जीवित रहते रहते उसके बाद का जो संघर्ष रहा, और परिवार की जो विरासत की बात आई। अब आपने जब ये बात प्रश्न पूछ ही लिया है, तो ये तो देखो परिवारों की बातें होती हैं, सारी जगह होता है कि एक आध परिवार के अंदर ऐसा आदमी निकल जाता है जो बाप का साथ नहीं देता। ये तो पुरानी कहानी है, घर घर की कहानी है। तो जहाँ तक सुरेंद्र जी के बड़े भाई का सवाल है, वो चौधरी बंसीलाल जी के साथ कभी रहे नहीं। उन्होंने उनका साथ कभी दिया नहीं, ना राजनीतिक तौर पे और ना घरेलू तौर पे, और ये जग जाहिर है, सब लोग उस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, कोई ये नई बात नहीं है। ये तो यहाँ तक की बात जो है कि उनके लड़की का जब शादी भी हुई, तो उस समय जो है रणवीर महिंद्रा जी की बेटी की, हाँ, उनकी तो जो है शादी भी जब हुई, तब कन्यादान भी है चौधरी बंसीलाल जी से नहीं करवाया, और इससे बहुत बाबूजी को बहुत दुख भी पहुंचा, सुरेंद्र जी को भी बहुत दुख पहुंचा। भजनलाल साहब से कराया था, भजनलाल जी से करवाया, और ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय भी उस समय बना। और इन्होंने तो इलेक्शन भी सुरेंद्र जी के सामने लड़ा, बाबूजी की पार्टी में थे सुरेंद्र जी, तो हवीपा में थे, और उस समय मेरे ख्याल में इन्होंने इतने ज़्यादा मतलब इतनी ज़बरदस्त तरीके से इनकी वो जमानत जब्त हुई, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था कि जो मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मुश्किल से 20 या 22 हज़ार वोटें मिली थी। तो जो बंसीलाल साहब ने पार्टी अलग बनाई थी अपनी, हरियाणा विकास पार्टी, हमें याद है, हम छोटे हुआ करते थे उस समय, और जो शराबबंदी का नारा था, मेरी जनरेशन उस समय जब बड़ी हो रही थी, तो उस समय आपको याद होगा उस नारे के साथ बंसीलाल साहब की जो सरकार आई थी। और ये भी अपने आप में था कि हरियाणा जैसे राज्य में शराबबंदी का नारा बंसीलाल साहब ने दिया था। वो कभी कांग्रेस से आए नहीं बाहर, रणवीर महिंद्रा साहब, और पार्टी सुरेंद्र जी वगैरह चलाया करते थे। जी, शुरू से ही सुरेंद्र जी और बंसीलाल जी इकट्ठे
घर परिवार भी हमारा सारा इकट्ठा ही रहता था भिवानी के अंदर। इनका तो घर अलग है, पीछे है घर है। तो उन्होंने तो कभी बंसीलाल जी का तो साथ दिया ही नहीं, बल्कि बाबूजी का इस बात का हमेशा अंत तक बहुत गिला रहा। और कोशिश भी एक बारी जो है, जब वो कांग्रेस के अंदर चले गए, जब एक बारी उनको जिताया भी, और उसके बाद जब सारी जनता ही जानती है इनके बारे में कि क्या करा इन्होंने बंसीलाल जी के जीवन काल के दौरान, सुरेंद्र जी के जीवन काल के दौरान। आप ये देखो ना, और तो बाकी छोड़ दो, जब सुरेंद्र जी का निधन हुआ तो उस समय जो मेरे को बातें पता चली तो वो बहुत ही मेरे लिए दर्दनाक थी कि अब आपको क्या बताएं कि छोड़िए, कुछ तो मतलब ऐसा जो हर्ट हुआ होगा आपकी आंखें, मुझे लगे क्या छोड़िए। बहुत ही इस तरह से इन लोगों ने जश्न की तरह से बातें, मतलब ऐसा काम करा कि अब तो हमारे लिए खाली होगी ये जगह, इस लेवल तक परिवार। तो वो चीज़ें कभी भूल ही नहीं जा सकती, आप समझते हैं। तो ये बातें जो हैं बड़ी दर्दनाक हैं, और आज भी जब मैं, अगर याद आपने दिला दिया मेरे को, तो बहुत दर्द हो रहा है सोच के, ऐसे भी मतलब। टेक योर ये और पूछिए आप कुछ और। मैं बस एक इसी से जुड़ा हुआ है। श्रुति के सर पर पगड़ी रखी गई थी। अनिरुद्ध जो दावा करते हैं परिवार की विरासत का, आपके परिवार के सुरेंद्र जी के एक दोस्त हैं जो कि इस समय हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं, जेपी दलाल साहब। मैं जेपी दलाल साहब को पर्सनली जानता हूं। आप एक मिनट ले लीजिए मैम, थोड़ा सा पुरानी बातों को लेकर, परिवार के जो दुख हैं, और विरासत सियासत इतनी आसान नहीं होती है, इसमें कड़वे घूंट भी कई बार पीने पड़ते हैं, तो वो झलक आ रहा है मुझे मैम के रिएक्शंस में। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ये सवाल मैं लेके आया, लेकिन जनता एक कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक परिवारों की जब बात करती है तो मैम सारी चीज़ों को लेकर होती है। वो जो पगड़ी रखने वाली बात थी, उसमें अब किस बात का दावा किया जा रहा है अनिरुद्ध द्वारा? हरियाणा के अंदर ये रीत रही है कि जब ऐसे आकस्मिक निधन, या जब भी किसी की घर के अंदर डेथ होती है, एक भाई की डेथ होती है, तो दूसरा भाई के सिर पे या उनके बच्चों के सिर के ऊपर जो है पगड़ी रखी जाती है, मेल मेंबर के ऊपर रखी जाती है। तो सब जानते हैं, क्योंकि जो है बड़े भाई कभी भी जो हैं, मेरे जेठ जो हैं, वो कभी भी बाबूजी के साथ नहीं रहे, हमेशा से बाबूजी के खिलाफ ही उन्होंने काम करा। राजनीति भी पूरी तरह से खिलाफ करी, घरेलू उसके अंदर भी गतिविधियों में आपने जैसे देखा, ये तो एक ही गतिविधि थी और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस थे। तो हमेशा से वो अलग ही रहे, और उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं था कि बंसीलाल जी का उन्होंने साथ दिया। बातचीत भी बंद थी परिवार लेवल पे, तरह से सुरेंद्र सिंह जी का कभी साथ नहीं दिया। तो चौधरी बंसीलाल जी ये बातों को सब अच्छी तरह से जाना करते थे, और मेरे ख्याल में यही एक कारण था कि सुरेंद्र सिंह जी की डेथ के बाद बहुत बड़ा ये जो है इसका ये रस्म पगड़ी का आयोजन करा गया, जहाँ पर हमारी चीफ मिनिस्टर उस समय बीजेपी की थी, वसुंधरा राजे सिंधिया, सुरेंद्र जी के साथ बहुत अच्छी जो है भाई बहन का रिश्ता था। हमारी चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित जी दिल्ली से, और सारे सबके सब वहाँ पर पहुँचे, और हुड्डा साहब भी वहीं पे थे उस समय। तो ये जो है सबके सामने जो है चौधरी बंसीलाल जी ने, वो मैंने भी यही सोचा था कि पगड़ी जो है अनिरुद्ध के सिर पे रखी जाएगी या इनके महेंद्रा जी के सिर पे रखी जाएगी, मेरे को भी नहीं था। मुझे सुबह बाबूजी ने बुलाया और कहा कि मैं अपनी विरासत की पगड़ी जो है श्रुति के ऊपर रखने जा रहा हूँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको आगे किस तरह से लेकर जाओ। ये आपको सुबह बता दिया था। मुझे उन्होंने तो जो रस्म पगड़ी हरियाणा में होती है, हरियाणा के बाहर के दर्शक देखें, ये बता दें, हरियाणा के परिवारों में जो बड़े परिवार हो या छोटे परिवार हो, कोई इस तरह की डेथ हो और अकस्मात डेथ हो, अननेचुरल डेथ हो, उसके बाद ये तय होता है कि परिवार का मुखिया कौन होगा, परिवार का लीडर कौन होगा। राजनीति से इतर भी जो लोग राजनीति में नहीं हैं, पगड़ी की ये रस्म होती है। फिर ये पगड़ी की रस्म हुई और ऑफिशियली सबके सामने श्रुति के सर पे पगड़ी रखी गई, और ये एक बहुत बड़ा उस समय विषय बना। 20 साल पुरानी बात है ये, क्योंकि आप जानते हो लड़कियों को, हमारा तो जो है महिलाओं को इस तरह का वो नहीं करा जाता है, हरियाणा में कल्चर तो नहीं है, कल्चर नहीं है। बीबीसी ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उस समय, और अपने हरियाणा के अंदर भी ये सारी बात लिखी गई थी। चौधरी बंसीलाल जी को बहुत
सराहाया भी गया था कि विमेन एम्पावरमेंट हम्म कि इतनी आगे की सोच थी उस व्यक्ति की कि जो है मतलब एक ग्रामीण अंचल से आने के बावजूद कि वो ये सोच सकते थे कि मेरे विरासत आगे मेरी पोती बढ़ाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। और हम 2024 में ये बातचीत कर रहे हैं, ये इंटरव्यू कर रहे हैं उन 20 साल पहले के और समय को याद कर रहे हैं, लेकिन बंसीलाल साहब ने ये जो कदम उठाया था इसको कोई हल्के में नहीं ले सकता। 2005 की बात कर रहे हैं और 2005 में शिक्षा का क्या स्तर रहा था। ठीक है, मुख्यमंत्री थे, 3 बार के थे, केंद्र की राजनीति करते थे, लेकिन हरियाणा की राजनीति जो भी करता है वो आसपास के माहौल, आसपास की जो रीति रिवाज हैं, चरखी दादरी बहुत दूर नहीं है, खापों का ये प्रदेश भी कहा जाता है। ये अपने आप में मैम जो मैं कोरिलेट करके दर्शकों को समझा रहा हूँ कि आपकी जो बेल्ट है वो तो खापों के लिए भी बड़ी मशहूर है। उस समय उन्होंने कंसल्ट किया, उनको लगा कि हाँ भाई पोती को दी जा सकती है। देखिए इसका तो मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि आप जानते हो समय ऐसा हाँ, that is था not the कि time. मैं पूरी तरह से मैं तो शौक कुछ और ही उसमें थी। पर श्रुति हैड टेकन ओवर, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ भी जब सुरेंद्र जी की इस तरह की इतला आई और वो फिर बाबूजी के साथ बात करना सारा कुछ, मतलब श्रुति टुक ओवर इस तरह से उसने पूरा का पूरा हैंडल करा। एंड शुरू से ही सुरेंद्र सिंह जी जब इलेक्शन लड़ा करते थे या चौधरी बंसीलाल जी जब इलेक्शन लड़ा करते थे तो श्रुति जो है कैंपेनिंग के लिए जाया करती थी, बाबूजी के लिए, दादाजी के लिए भी और अपने पिता के लिए भी। बचपन से जो है उसने गई है, तो रैलियां होती थी चौधरी बंसीलाल जी की तो श्रुति को अपने साथ रखा करते थे और उसको स्टेज पे बिठाते थे अपने साथ। तो बाबूजी उसको शुरू से ही इस तरह से बाबूजी ने श्रुति को देखा कि ये मेरा जो है इसने मेरा आगे करना है। और आप पुरानी पिक्चर्स निकाल लेना कि बंसीलाल जी के साथ स्टेज पे बैठी हुई है श्रुति। कुछ मांगूंगा मैं आपसे अपने इस पूरे तो पैकेज में। हाँ, कुछ होंगे आपके पास सारा, वो मेरे ख्याल में इंटरनेट पे भी है। हाँ। सोशल मीडिया मतलब जो है हाँ। पब्लिक डोमेन में है ये फोटो में सुरेंद्र जी के साथ श्रुति की, बाबूजी के साथ और सारा इस तरह की उस। और उनके सुरेंद्र जी के डेथ के बाद जो है फिर ये सारा जब घटनाक्रम हुआ, मैं तो दिल्ली की राजनीति में बिल्कुल और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हरियाणा में मैं आऊँगी। फिर उसके बाद ये तय हुआ दिल्ली में, मैडम ने भी, मैं कहती हूँ उस समय ये कहा कि इतनी बड़ी लेगेसी है और जो है वो श्रुति छोटी थी कि इसको ये नहीं संभाल पाएगी, तो मेरे को भेजा हरियाणा। आप दिल्ली की राजनीति छोड़ दीजिए, हरियाणा की संभालिए। अब हरियाणा के लिए जो है उस समय से मुझे तो अब जो है पुराना में जब मैं ये देखती हूँ, जब मेरे याद आता है कि हुड्डा साहब उस समय भी नहीं चाहते थे कि ये किरण आ जाए, क्योंकि उसने तो ये सोचा कि ये श्रुति आ जाएगी और अच्छी तरह से दबा दो बोलेंगे, और ये सब ने दबाव डाल रखा था हुड्डा साहब के ऊपर। तो सारों ने कोशिश ये करी कि मैं हरियाणा की राजनीति में ना हूँ। सारों में कौन कौन? यही सारे, क्योंकि अब तो फिर इन्होंने सोचा ना कि अब सुरेंद्र जी चले गए हैं और क्या कहते हैं सारा जो है अब हमारा राज हो जाएगा। सो बाबूजी ने मुझे कहा फिर कि नहीं, तुम जाके लड़ोगे और सुरेंद्र की जगह तुमने लड़ा। 2005 के उपचुनाव के बाद आपकी एंट्री होगी और उसके बाद इतिहास बना, 2 बार मंत्री भी बनी और तमाम चीज़ें देखने को मिली। और जब मंत्री थी तो मंत्री रहते हुए भी जो सरकार थी 10 साल कांग्रेस की, दबती आप वहाँ भी नहीं थी। आपके विभाग से लेकर कोई बातचीत हो जाए, 1-2 किस्से मुझे पता है कि एक बार शायद विभाग में ट्रांसफ़र हो गया था, आप सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय पहुँच गई थी। किसी चीज़ को लेकर था कोई विषय ऐसा? इससे पहले मैं आपको बता दूँ, विरासत की बात जब पूरी कर रहे हैं, जो अपने आप को आज के दिन जो है, तब तो बाबूजी के समय तो कभी कदर करी नहीं चौधरी बंसीलाल जी की, और आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज अपने आप को वारिस बताते हैं। अगर वो इस तरह के वारिस होते तो 3 बारी वो इलेक्शन लड़े बाड्रा से, 3 बारी लोगों ने उनको इतनी बुरी तरह से हराया। मैं तो जीत के निकली तो शाम जो उनकी विरासत की सीट है वहां पे मुझे लड़ाया गया, और बेटा जो है जो उनके साथ नहीं रहा कभी, वो बाड्रा से लड़ा और 3 बारी वहां से हार के निकली। तो ये पहले ही तय हो चुका है। तो ये बातें करनी अब जो है वही, जैसे मैंने कहा, राजनीतिक रोटियां कोई भी सेक ले,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता सब जानती है, ये कोई बोलने की बात नहीं है। और विरासत का क्या मतलब होता है? विरासत कोई ये तो है नहीं कि हम राजे महाराजे हैं, कि हमारी कोई ये वो पुश्तानी वो चली आ रही है। ये तो वो है कि जहाँ जो जिसको जनता स्वीकारती, बंसीलाल जी की जो चाह थी, और आगे जो है हमने काम करा, जनता ने हमें स्वीकारा। वहाँ पे खाप पंचायत हुई, खाप पंचायत के अंदर पता नहीं कितने सारी गांव जो हैं, उसमें गांव की खापों ने, पंचायतों ने जो है सारों अलग अलग खाप पंचायतें हुई, वो भी मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। और उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में, खाली चौधरी बंसीलाल जी की बात नहीं है, ये खाप पंचायतों ने भी तय करा उस समय कि अब जो है ये किरण चौधरी इसको आगे लेकर जाएगी श्रुति के। तो उस पे मोहर खाप पंचायतों ने भी उस समय लगाने का, खाप पंचायतें जगह जगह पर खाप पंचायतें हुई। मैं ये सब सवाल अब इसलिए भी कर रहा था क्योंकि ये मैम खाली हिस्ट्री की बात नहीं रहेगी, ये फ्यूचर में भी काम आएगी। और फ्यूचर में इस लिहाज से काम आएगी कि 2024 का चुनाव दूर नहीं है, भूमिका में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स के साथ ये बड़ी बातें आनी चाहिए, इसलिए मेरा सवाल था। और सवाल इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण था कि ऐसे हालात बन सकते हैं 2024 में। तो शाम में आप तो राज्यसभा जा रही हैं और वो निर्विरोध चुना जाना तय है, और वो उसकी अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयाँ आपको। और ये भी रिकॉर्ड है कि सिर्फ बीजेपी नहीं, जेजेपी के कुछ और निर्दलीयों ने भी आपको, पहले वो बधाई ले लो फिर मैं बताता हूँ कि 24 में फिर क्यों मैं कर रहा था जिक्र। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि बीजेपी ने मुझे, पार्टी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने इसमें बहुत अहम रोल जो है उन्होंने अदा करा, और मुझे इस लायक समझा कि मैं बीजेपी के अंदर आके जो है उनका जो है वो बढ़ा सकूंगी। 47 विधायक हैं? हाँ जी, उस जेजेपी के 4 थे, एक इंडिपेंडेंट थे, और बाकी सब 41 भाजपा के, सब ने साइन करा। और बहुत अच्छी तरीके से, सरल तरीके से सारा काम हुआ। मुझे याद आती हैं 2004 की, मैं आ रहा था 2004 में किरण जी ने एक बार पहले भी कोशिश की थी, और 20 साल पहले किरण जी सफल नहीं हुई थी, राज्यसभा चुनाव में हारी थी। वो भी एक कहानी थी अपने आप में। मेरे को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाकर भेजा गया, मिला जुला। चौधरी बंसीलाल जी उस समय एमएलए थे, और 2 एमएलए थे, एक और एमएलए था उनके, और चौधरी बंसीलाल जी थे। तो जो है मेरे को 2 की कमी थी उस समय। तो वो क्योंकि मैं आई वाज पार्ट ऑफ द फैमिली, मेरे को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी, कांग्रेस की मैं नुमाइंदगी करके, और भी हबीबा ने मेरे को जो है समर्थन दिया था। चौधरी बंसीलाल जी मेरे वोट डालने भी बाबूजी जो है उस समय आए थे। खैर उस समय जो है करीब 6 ऐसे एमएलए थे अयोग्य इंडिपेंडेंट थे। हाँ। और वो इंडिपेंडेंट एमएलएज को जो है हुड्डा साहब ने सारी जगह जाकर ऊपर, ये जब मेरा अनाउंस हो गया कि ये तो 6 ये इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, ये भी हमारे को कांग्रेस को देंगे, तो बहुत खुशी हुई कि ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, 6 एक्स्ट्रा और आ रहे हैं तो पक्की है सीट, तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो इन्होंने क्या करा, देखिए षड्यंत्र किस तरह से रचे जाते हैं। हम तो बिल्कुल ही तब तो समझ ही नहीं थी कि इस तरह का भी कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि ये तो षड्यंत्र पे षड्यंत्र करने में बहुत माहिर हैं। इस उन एमएलएज को प्रेस के सामने उनकी ब्रीफिंग करवाई। अयोग्य घोषित किया गया था, बता रही हूँ ना मैं, प्रेस के सामने उनको बिठाया और ये कहा गया, उन्होंने ये कहा, पहले तो एक सीएलपी मीटिंग बुलाई। सीएलपी मीटिंग में रजिस्टर के अंदर ऊपर लिखा गया सीएलपी मीटिंग फॉर राज्यसभा इलेक्शन। उस सीएलपी मीटिंग के अंदर इनको इंडिपेंडेंट एमएलए को बुलाया गया और उनके साइन करवा लिए गए। कांग्रेस वालों ने साइन करे, इनको मीटिंग में बुला के इनके भी साइन करवा लिए गए, जो ये कर नहीं सकते हैं क्योंकि सीएलपी मीटिंग है तो वो तो कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी की, हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते। फिर इनको जो है एक कि मतलब बिल्कुल ही पक्का कर दिया जाए, उनको जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिठा के उनसे ये कहलवाया कि हमने तो जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और हम कांग्रेस कैंडिडेट को वोट करेंगे। अब ये जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो उस समय चौटाला साहब की सरकार थी और जो रजिस्टर था जिसके अंदर साइन सारों ने कर रखे थे, वो रजिस्टर जो है उसका पेज फाड़ के जहाँ पे सबके साइन थे वो रजिस्टर उठा के दे दिया चौटाला साहब को और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी।
तो उन्होंने जो है तुरंत स्पीकर ने प्रभाव से, स्पीकर कौन थे? स्पीकर तो मुझे ध्यान नहीं है, अब हाँ। साल हो गए। चौटाला साहब सीएम थे। हाँ। चौटाला साहब सीएम था। खेल रच कौन रहा था? खेल रच कौन रहा था? हुड्डा साहब रच रहे थे, और कौन रच रहा था? सारा खेल हुड्डा साहब ने रचा। तो जो है बड़े, अब तो हंसी आती है सोच सोच के। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो है उसको उनको वो कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। स्पीकर की तो बहुत जबरदस्त पावर्स होती हैं, आप जानते हैं। हम कोर्ट में गए, ये गया वो गया, वो जो इंटरिम पीरियड था जो इसका इलेक्शन का था, पर आप जानते हो कोर्ट में तो इतनी जल्दी कुछ होता नहीं है। खैर, तो चुनाव का दिन आया। अब चुनाव के दिन तक भी सारी जो है हवीपा और कांग्रेस की वोट मिला के पूरा, जैसे इस बारी माखन के टाइम पूरी वोट थी 30, उस समय पूरी वोट थी, तो वो वोट जो है कोई भी वो नहीं थी कि जो है फिर भी हम निकाल सकते थे। तो और एक इंडिपेंडेंट, एक दो इंडिपेंडेंट और भी थे हमारे पास, जो इस घटनाक्रम के अंदर नहीं जिनको निकाल पाए, उनको हमने बाहर भिजवा दिया था। सुरेंद्र सिंह जी ने उनको बाहर भ्रमण करने के लिए भिजवाया था। तो मुझे तो सारी बातों का अब इतना ध्यान भी नहीं रहा। एनीवे, तो इन्होंने क्या करा कि वहाँ पर जो बैलेट पेपर होता है, बैलेट पेपर के ऊपर एक बैलेट को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। उस पर क्या वो जैसे ऐसे 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 क्रॉसिंग होती है ना, तो सीरियल नंबर होता है, फिर ये होता है, साइन होता है, फिर उसका नाम होता है, फिर आगे जो है वो ऐसे मार्क लगाना पड़ता है, यूं करके एक मार्क लगाना पड़ता है। वहाँ नीचे जाके एक छोटी सी बिंदी वो क्रॉस उसके ऊपर लगा रखी एक बैलेट पे। तो वो जब बैलेट खुली तो पूरी की पूरी, हम तो बड़े खुश कि भाई हाँ जीत गए। चौटाला साहब ने और इन्होंने सबने कहा, वो जो इलेक्शन कमीशन को मेरे ख्याल में इनकी तो सांठ-गांठ इनके साथ थी, कहते नहीं ये तो एक वोट जो है ये इनवैलिड होगी, ये देखो ये बिंदी लगी हुई। तो नंबर थे उसके तो एक वोट के ऊपर बिंदी लगवा के उसको इनवैलिड करवाया गया, और त्रिलोचन सिंह जी उस समय बन गए, उनको कहते राज्यसभा। और एक बने अजय चौटाला उस समय। नहीं, उस समय त्रिलोचन ही थे, आई डोंट नो अबाउट नहीं, चौटाला जी के। तो मुझे दो सांसद बन के गए थे। दो बन के गए थे, हाँ मेरे ख्याल में अजय जी गए थे, और फिर ये गए थे, ये अब मैं इसी, त्रिलोचन जी गए। हाँ त्रिलोचन जी, एक चीज सवाल, आपने 2-3 बार ले दिया हुड्डा साहब का नाम, आपने कांग्रेस छोड़ी है या हुड्डा साहब का बढ़ता हुआ कद देख के आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी है? मैं सीधा पूछ लेता हूँ। कोई बढ़ता हुआ कद नहीं है, ये जो है इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल पूरी तरह से खोखला कर दिया है, सच्चाई है ये। कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है वो उसके लीडरशिप के अंदर, और हरियाणा के अंदर बहुत सक्षम लीडरशिप थी। मैं इतने, देखो लीडरशिप जो है एकदम नहीं बनती, लीडरशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बना करती है। शैलजा जी हैं सबसे सीनियर मोस्ट लीडर, आज जो हैं शी इज द ओनली पर्सन इन द लोकसभा जो कैबिनेट मंत्री रही हुई हैं, एंड मतलब सारे उन्होंने पद संभाले 3 बार। हाँ, प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं, फिर उन्होंने प्रभार संभाला है। बाकी मैंने भी जो है, मैं प्रभारी रही हूँ, सीएलपी लीडर रही हूँ मैं, नेता प्रतिपक्ष तो उस समय जो हमारे नंबर थे पूरे, वो जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैंने काम करा है, फिर मंत्री मैं रही हूँ। इसी तरह से रणदीप सुरजेवाला जी हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं। तो हर एक आदमी का अपना अपना जो है, कैप्टन अजय यादव हैं, उनका अपना जो है पुराना सिस्टम है सारा का सारा। तो हर एक लीडर का अपना अपना दायरा है, दायरा था, और उस दायरे के अंदर जो जिनका हुड्डा साहब से नहीं बनती, या जो हुड्डा जिनको अपना नहीं मानते, तो वो लोग हमारे साथ थे। तो जब सब इकट्ठे मिलकर काम करते थे तो कांग्रेस उससे मजबूत होती। एसआर के बना लिया था आपने? नहीं, एसआर के तो बहुत बाद में आया, 2005 के अंदर। उस समय विलय हुआ एक तो हवीपा का, और हवीपा का उसमें वोट शेयर काफी था उस समय जो ये विलय हुआ। फिर उस समय ये चौटाला साहब के सरकार के खिलाफ माहौल भी था। तो नतीजा ये हुआ कि 67 सीट्स जो हैं हमारे को उस समय मिली, 67 ही थी आई थिंक, हाँ मेरे ख्याल से अच्छा खासा बहुमत था जब 62, 67 ऐसी कुछ थी। एनीवे, तो मतलब इतना जबरदस्त बहुमत हमारे को मिला।
तो ये आप नहीं कह सकते कि किसी एक के कारण था, अविपा का था, लीडरशिप थी, सारी चीजें मिलाकर ये अब 10 साल के अंदर 5 साल के बाद वो हाल कर दिए। 10 साल का जो सरकार रही पूरा कांग्रेस हुआ की। कि खाली नाम ही ये पड़ गया कि ये CLU सरकार, CLU सरकार सारी जमीनें नाप दी। और ये मैं नहीं कह रही, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, सामने है सारी बातें। तो हम इतनी भारी बहुमत से हम 13 पे आके अटके, तो इसका मतलब ये है ना कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी करी ना। कितने सारे MLA के ऊपर CLU के केस चले, इनके ऊपर खुद ही जो है इतने जबरदस्त जो है आज तक जो है केसेस चल रहे हैं। तो ये केसेस वेसेस तो तभी चलते हैं ना जब इस तरह की बातें होती हैं। तो ये और फिर उसके बाद जो है, क्योंकि फिर भी लोग जो हैं त्रस्त थे, सारा कुछ थे। 5 साल मैंने संभाला, मैं CLP लीडर थी और अशोक तंवर जी जो हैं वो उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। तो हम दोनों ने मिलकर बहुत काम कर, कड़ी मेहनत करी। उसके बाद आखिरी में जाकर 19 के चुनाव से पहले चुनाव आने लगे, तब इन्होंने फिर दबाव बनाया। दबाव बनाने का मकसद ये हुआ कि ये जो है मेरे को हटा दिया गया, उसको भी हटा दिया गया आखिरी टाइम पर, मतलब 1 महीना पहले। याद है मुझे, आपको याद होगा 1 महीना पहले, करीब महीना था, महीने से भी कम था, ऐसे ही था। टिकट बंटने की शुरुआत हो चुकी थी, उस समय तक लग रहा था कि किसको देनी है किसको नहीं देनी है। मेरे को और अशोक तंवर जी को हटा दिया गया। जो मेहनत हमने पूरे 5 साल विधानसभा में और सड़कों के ऊपर, ये 19 के चुनाव से पहले की बात है। हाँ, ये जो मेहनत हमने करी थी उसका जो है आखिरी में इन्होंने दबाव बनाया। वो दबाव यूँ बनाते हैं कि इन्होंने जो है सारा सिस्टम, अब इनके पास तो जी वो तामझाम है सारा, वो सब कुछ है जो हमारे पास तो है नहीं। हमने तो वो नहीं, मेरा सीधा सवाल इसी तो से कहने का मकसद ये है कि फिर जो है उसके बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, फिर भी हम 30 पे आके अटके, 30 पे हम आके अटके। तो ये हालात जो हैं ये लगातार ये क्यों होते आ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से हर एक की अपेक्षा करने की, क्षेत्रवाद इन्होंने इतना जबरदस्त करा। अब जब तक ये अपने उसमें थे, जब ये मुख्यमंत्री रहे, क्षेत्रवाद इतना जबरदस्त हावी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारा जो है रोहतक जज्जर, ओल्ड रोहतक कि कलानौर तक तो सड़क जो थी चमाचम थी, उसके आगे क्योंकि श्रुति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और भिवानी हमारा क्षेत्र था, तो जो है श्रुति 20 बार गई होगी और कि उसका टेंडर करवा दो, आप सड़क निकलवा दो, बस उसका हाँ आज हो रहा है, कल हो रहा है। फिर एक दिन तो यहाँ तक कह दिया श्रुति को कि तुम क्या चाहती हो कि जो है विदेशों की तरह सड़क बना दूं मैं, ऐसे कुछ कहा श्रुति को। तो श्रुति के बहुत मेरे को याद है, रोती हुई मेरे पास आई, कहती है मॉम मेरे को तो अंकल ने ऐसी बात कह दी, श्रुति ने मेरे को बताया। फिर मैंने उसको कहा बेटा बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं जाने की, हम अपना काम अपने आप जो है, जो हम सक्षम हैं जिस काम करवाने में वो हम करवाएंगे। वो हमने करवाए भी, भिवानी महेंद्रगढ़ और इसके श्रुति ने और मैंने जो है जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी हमने करवाए। पर प्रमाण इस बात का है कि उसके आगे की सड़क जो है पूरे कार्यकाल में नहीं बनी। अब आके भाजपा ने वो सड़क जो है पूरी तरह से आगे बनाई, भाजपा की सरकार जब आई। इसी तरह से जो तो है भाजपा ने भेदभाव नहीं किया, आप तो कांग्रेस की विधायक नहीं थी। करा ये, और ये मैं उनकी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि देखो ये लोगों के लिए जनहित की बात है। अगर नौकरियां वहाँ लगनी है तो हमारे जो लोग हैं जिनका हक बनता है उनकी नौकरियां लगनी है। हमारे घर में तो हमने नौकरी लगवानी नहीं किसी को। तो हम मतलब इस तरह का भेदभाव जब होता है तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही छोटी, मैं तो समझूंगी कि छोटी सोच की बात है। मैं अब आपको थोड़ा सा रोकूंगा, एक चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से। तो मैं सीधा सवाल मेरा ये था कि कांग्रेस से परेशानी नहीं थी किरण जी को, हुड्डा साहब के साथ पटरी नहीं बैठ रही थी। मैं सीधा पूछ रहा हूँ और चाहूँगा आप भी सीधा जवाब दें। और लगा कि भाई वो थोड़ा सा कांग्रेस में उनकी ज़्यादा चल रही है, इस वजह से कांग्रेस छोड़कर जाना पड़ा। शैलजा जी ने भी आपके जाने पर अफसोस किया कि उनको रोकना चाहिए था या इस तरह की हालत नहीं आनी चाहिए, वो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि कांग्रेस से परेशानी ज़्यादा थी या हुड्डा साहब से परेशानी ज़्यादा अब बढ़ गई थी? आपने 2-3 उदाहरण दिए कि किस तरह से पहले भी रुकावटें रही हैं उनकी वजह से।
सवाल है। मैं अब बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, शायद आप चलिए मैं बताती हूँ। बात यहाँ तक आ गई कि हर चीज़ के लिए जब अपने इलाके के हकियों की लड़ाई लड़नी हो, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़नी हो, अब प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने अपना बनवा रखा है, जो प्रभारी है वो उनका अपना है। तो जब स्पेस नहीं रहती, देखो राजनीति के अंदर पॉलिटिकल स्पेस तो होनी चाहिए ना। पॉलिटिकल स्पेस ही जब खत्म हो जाए, अब शैलजा जी को एक कोने में लगा दिया, रणदीप को एक कोने में लगा दिया, मेरे को लगाने के पूरे चक्कर में थे, श्रुति की टिकट कटी, श्रुति की टिकट कटवाई। जब यहाँ तक कि श्रुति का जब ये कहा गया था उस समय कि हम सर्वे के मुताबिक जो है टिकटें देंगे, और वो सर्वे भी एआईसीसी से करवाई गई थी। एआईसीसी से सर्वे में श्रुति की जो है 56% पे श्रुति थी और 32% पे दान सिंह था। अब आप 56% को आप इग्नोर करते हो, हमारा इलाका है, एक बारी वो रह चुकी हैं, सांसद रह चुकी हैं, बाकी जो हैं 2 बारी उसने इलेक्शन उस समय लड़ा जब जबरदस्त मोदी जी की वेव थी, सारे लोग हारे। 14-19 उसके अंदर हुड्डा खुद हारा, वहां से खुद हारे, वो हुड्डा साहब खुद हारे। तो मतलब ऐसे के अंदर ये कह के ये तो 2 बारी हारी हुई हैं, इनकी तो कैसे आप टिकट दोगे? और आप ऐसे आदमी को आप लेकर आ रहे हो जिनके ऊपर जो है 13,000 करोड़ रुपए। तो चुनाव समिति क्या कर रही थी? कांग्रेस आला कमान क्या कर रही थी? अब मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने जो है सिस्टम को इस तरह से कैप्चर कर लिया है कि वो सिस्टम इनके इर्द गिर्द घूमने लगा है सारा का सारा। और वही कारण है कि जब आपके पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं रहती तो दम तो फिर घुटेगा, फिर तो आदमी को कहीं ना कहीं। आप सोनिया जी से मिल के आई थी क्या श्रुति जी के टिकट को लेके? मैं मिली थी, मैडम से मिली थी, मैं जो है सबसे मिली, मैंने अपनी बात हमने रखी, सारी बात करी भी, और उनको सबको सब कुछ पता था। तो सुनवाई नहीं हुई? सारों को सारी बातों का पता है, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि एआईसीसी के अंदर जो सिस्टम है वो इन्होंने पूरा कैप्चर कर दिया। अब जब प्रभारी इनके नाम का, जब प्रभारी इनके दफ्तर में बैठ के काम करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष इनके दफ्तरों के अंदर से लिस्टें बनाते हैं, तो फिर रह क्या गया? अब आप देखिए ना, श्रुति की टिकट कटवा दी, उसके बाद जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली, उसके अंदर 40 लोगों के नाम आए स्टार प्रचारकों में। कोई बड़ी बात नहीं होती है स्टार प्रचारक। मैं तो अपने आप में, आप जानते हो कि मैंने अपने इंडिविजुअली पूरे 22 के 22 जिले हरियाणा के अंदर हमारे लोग हैं, चौधरी बंसी लाल जी के, सुरेंद्र सिंह जी के, और किरण कार्यकर्ताओं के द्वारा के आपने प्रोग्राम निकाला जो है, मैंने बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जो है, कोई छोटे मोटे प्रोग्राम नहीं थे, बड़े बड़े प्रोग्राम जो है, बड़ी बड़ी रैलियां मैंने अपने आप करी। फिर उसके बाद जो है हम तीनों ने, मैंने, शैलजा जी ने और रणदीप ने जो है, हमने वो एसआर क्या बना लिया, वो रथ यात्रा जो है हमने निकाली। वो तो खैर आप जो भी बात कह दो, पर वो एसआर के एसआर भी बन गया, हमारे को ज्वलंत करने के लिए कि कांग्रेस का बिल्कुल भट्टा बैठा दिया था, अब इसको हमारे को ज्वलंत करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने तीनों ने तय करा कि हम ये काम करें। मैं तो ये कर ही चुकी थी पहले। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब एक छोटी सी, अब इनकी मानसिकता आप देखिए कि इस तरह का, मैंने प्रभारी से बात करी, मेरे पास अभी तक सारे के सारे उनके व्हाट्सएप पर वो हैं। मैंने कहा तो कहते हैं ना तो श्रुति को डाला उसमें, श्रुति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, आपने उनकी टिकट काट ली। मैं तो जो हूँ वहाँ कार्यकारी अध्यक्ष, मैं एमएलए हूँ, सारा कुछ हूँ। एनीवे मैं जो भी रही हुई हूँ, सीएलपी रहे हैं, मंत्री रहे हैं 2 बार, मतलब संगठन के अंदर रही हूँ, सारा कुछ है, मंत्री ना भी छोड़ो, सीएलपी लीडर मैं रही हूँ। आप मेरा नाम उसके अंदर 40 के अंदर नहीं डालते। तो उनका उन्होंने पता मेरे को क्या कहा, कहता नहीं ये मैंने तो बनाई नहीं, मैं तो वो छोड़ आया था प्रदेश अध्यक्ष के पास, उन्होंने हुड्डा साहब के साथ बैठ के बनाई है, मैं क्या करूं? प्रभारी ये बात कह रहा है। तो ऐड तो हुआ, बाद में वो लिस्ट आई नहीं, लिस्ट में इन्होंने झूठ बोली। फिर कहते हैं कि मैंने नाम लिखकर भेज दिया। मैंने इलेक्शन कमीशन में फ़ोन करके पता करा, उन्होंने कहा जी एक बारी जब लिस्ट आ जाती है वो कहते हैं उसके अंदर ना कोई एडिशन होता है ना सब्सट्रैक्शन होता है। तो ये भी झूठ था। तो कंडीशन ऐसी बनती चली गई कि फिर कांग्रेस में लगा नहीं। इस तरह से जब अब कहाँ तक आप देखो, लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने हल्के के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, अपने भिवानी जिले के लिए, दादरी जिले के लिए, महेंद्रगढ़ जिला जो हमने तीनों ये करा है, पूरे हमारे हरियाणा के अंदर जो हैं हमारे लोग, चौधरी बंसी लाल जी के, सुरेंद्र सिंह जी के फैले हुए हैं सारी जगह, सबके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? कि हम उनको जो है राजनीति के अंदर जो है हम उनका हित सर्वोपरि रख के आगे काम। लड़ाई तो आप अपनी हक की पूरी लड़ती हैं, और एक जो रैली महेंद्रगढ़ में
महेंद्रगढ़ ऐसी बात नहीं है। महेंद्रगढ़ में एक रैली हो रही थी, बीच में राहुल गांधी साहब बैठे थे, एक तरफ आप बैठी थी, एक तरफ महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के उम्मीदवार बैठे थे। दादरी में हो रही थी, हाँ लोकेशन मिस कर गया लेकिन विजुअल मुझे याद है। वो क्या चर्चा चल रही थी वहाँ? अब क्या चर्चा, देखिए गांधी परिवार के साथ मेरे बहुत पुराने संबंध हैं और स्टेज की बात है मैम, थोड़ा तो बताना पड़ेगा। तो उनका तो मैं कोई ऐसी कहूँगी नहीं, लेकिन मैंने राहुल जी को वहाँ पर इतनी बात जरूर कह दी थी कि राहुल जी ये अब आप मुझे ये बताओ, मैं चलिए बाकी आप जिला छोड़ दो, सारी जगह छोड़ दो, तो शाम हल्का है। नहीं, ये मेरा हक है, क्योंकि देखो वो जो तस्वीर है, देखो मैं ऐसी ड्राइंग रूम की तो कोई बात पूछ नहीं रहा हूँ, वो इतनी वायरल हुई, जितना बताना है वो आप तय कर लीजिए, पूछना मेरा हक है। भाई एक तरफ बैठे थे राहुल गांधी साहब बीच में, एक तरफ किरण जी थी, एक तरफ बैठे हुए थे रावधान सिंह साहब, तो तीनों लीडर्स बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और वो इतनी वायरल हुई, जितना बताना है वो आप तय करो, पूछूंगा जरूर। नहीं, मैं तो उनकी शिकायत लगा रही थी। हाँ। उनकी शिकायत लगा रही थी, मैंने कहा मेरे हल्के के अंदर, हाँ। मेरे बिना अब ये दीपेंद्र हुड्डा को लेके जा रहा है, फलां को लेके जा रहा है, उसका मेरे को बुला ही नहीं रहे हैं। और मैंने जब उसको बुला के सबसे पहले मेरे पास जब घर पे वो आया, मैंने उसका जो है दो दफ्तर खुलवाए। उसके बाद उसने मेरे ख्याल में हुड्डा ने उसने यही बोला, दान सिंह ने ये कहा कि भाई मेरे को हुड्डा ने ये कह दिया है कि इसको किरण चौधरी को बिल्कुल इग्नोर करो। तो मेरे हल्के के अंदर जहाँ से मैं 4 बारी लगातार बैक टू बैक जीती आई हूँ, अब मेरे हल्के में इनका बेटा जा रहा है, दीपेंद्र हुड्डा जा रहा है, इतना तो इनको होना चाहिए कि वहाँ का जो एमएलए उसको तो साथ लेके चलोगे तो जो प्रत्याशी है उसको फायदा होगा। सुना उस दिन राहुल जी ने उस बात को, कहा कि तो देखते हैं जो है इनको तो ये रहता है ना, देखो श्रुति के इलेक्शन के टाइम भी मुझे 100 लोगों ने बताया और जो है उन्होंने ये बताया मेरे को कि यहाँ तक कि फोन कर करके जो है दीपेंद्र हुड्डा ये कहा जब श्रुति इलेक्शन लड़ रही थी कि भाई इसको हराना है, चाहे कुछ करो, हराना है। तो इस तरह के काम हमारे साथ हो रहे थे। लेकिन महेंद्रगढ़ में तो जिले में वो हारे और भिवानी और दादरी की ज्यादातर सीटों पर तो जीत के गए। वही तो बात है ना, यही तो मैं पूछना चाहती हूँ, जहाँ का प्रत्याशी आपने ऐसा प्रत्याशी भेज दिया, अब ये तो कांग्रेस हाईकमांड को देखनी चाहिए। और बल्कि मैं तो यहाँ पर कहती हूँ कि इनके ऊपर तो फटकार लगा के इनको बाहर निकाल देना चाहिए था। सच्चाई ये है, बाहर तो तभी निकाल देना चाहिए था जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था 2016 के अंदर, जब इंक कांड हुआ था। इंक से जो है 13 वोटें जो है वो खराब करी गई थी। उस समय अगर इनके ऊपर कार्रवाई करी जाती तो यहाँ तक ये हालात ही नहीं होने थे। लेकिन अब जो भी है वो नज़रअंदाज करा गया, जो भी है दबाव डालते हैं किस तरह की, पता नहीं इनके क्या सिलसिलेवार क्या है क्या नहीं है, उस पर क्या टिप्पणी करनी मैंने। लेकिन सच्चाई यहाँ पर है कि इन्होंने मनमानी करी पूरी तरह से, जो चाहा वो करा। और वो एक प्रजातंत्र की जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर वो शोभा की बात तो छोड़ो, वो उसके लिए अच्छे मायने नहीं रखता। तो कांग्रेस आने वाले समय में आपको मैं बताती हूँ, अहीरवाल में हार का कारण क्या था। इनका हार का कारण ये था कि जब इनकी सरकार थी उस समय सरकार में जो टूटी जो खोलने वाला भी जो बच्चा है वो नौकरी लगा है ना, वो भी अहीरवाल का बच्चा नहीं लगा, वो भी बगल के जो इनका जो खुद का जो सांसदीय क्षेत्र था दीपेंद्र का, वहां से लोगों को लाकर लगाया। तो आप ये बताओ, आप हक आप उन लोगों का मार रहे हो, आप ऐसे नुमाइंदे। कांग्रेस आला कमान क्या कर रहा है? वो इतना कमजोर है, किसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। आप कहते कि मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगी, परिवार के अच्छे रिलेशन है। देखो एक बात मैं, अब राहुल जी एक्टिव है, एलओपी बने, पूरी यात्राएं निकाली उन्होंने। छोड़िए अब वो छोड़ दिया वहाँ का सिलसिला, तो पूरी तरह से छोड़ दिया। जो 43 इयर्स मैंने वहाँ बिताए हैं उसको अब छोड़ो। अब भारी मन के साथ छोड़ा, बहुत भारी मन के साथ छोड़ा, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही थी। और जब आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती, देखो आप लड़ाई तब लड़ सकते हो जब आपकी प्रोटेक्शन, आपकी बैक प्रोटेक्शन हो। प्रोटेक्शन चलो मैम छोड़ दिया। अब तो शाम में आप तो आ रही हैं, दिल्ली की राजनीति करेंगे, आपसे मुलाकात होती रहेगी और चंडीगढ़ जाना होगा और बाकी राजनीति कवर करने के लिए। श्रुति का क्या रहेगा? श्रुति तो शाम से चुनाव लड़ेंगी। अब जो मैं भाजपा में शामिल हो गई हूँ, भाजपा की मैंने हमेशा से ईमानदारी से अपना दायित्व निभाया है। बीजेपी में मेरे को इतने मान सम्मान के साथ लेकर आए हैं
मेरे को मौका दिया है सेंट्रल लेवल के ऊपर, राष्ट्रीय एक मेरे को प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैंने तो जो काम पिछले 40 साल में करा है उससे दुगना काम जो है यहाँ पे करना है। श्रुति, मैं सोच चुकी हूँ। और जहाँ तक श्रुति का सवाल है, श्रुति भी मेरी पदचिन्हों के ऊपर चलती है और हमेशा से, बल्कि तो शाम का जो चुनाव जब भी हुआ है, चाहे चौधरी बंसीलाल मतलब बंसीलाल जी के टाइम तो बहुत छोटी थी, सुरेंद्र सिंह जी का, मेरा चुनाव, जब मेरा सारा चुनाव वही संभाल, जब से मैंने। अब मैं 24 के मुद्दों पे आ गया हूं मैम, आप थोड़े से सवाल मेरे होंगे। हाँ। मैं ये सीधा पूछना चाह रहा हूं कि क्या श्रुति तोसाम से बीजेपी की टिकट पे, बीजेपी उसको टिकट देगी तो निश्चित तौर पे लड़ेगी और भारी बहुमत से जीत के आएगी। बीजेपी टिकट देगी तो लड़ेगी, विधानसभा की राजनीति करेगी, क्यों नहीं करेगी। और सामने से अगर अनिरुद्ध आए तो वो भी तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की टिकट पे। कोई विरोधी तो आएगा और वो आ जाए तो और भी अच्छा, उसको वहीं पे समझ आ जाएगी। ये अगर होता है आमना सामना तो उसके लिए भी देखो, मैं कौन आता है कौन नहीं आता वो अब मेरे ऊपर नहीं है। हाँ, वो कांग्रेस के ऊपर है। जिसको भी भेजेंगे कोई तो आएगा, कोई तो विरोधी आएगा। इलेक्शन तो जो है कोई आमने सामने लड़ना है तो जो भी आएगा। एक सवाल, एक जो माहौल है कांग्रेस की तरफ से, कुछ लोग भी या जिस तरह से कहते हैं कि भाई ये तो माहौल ऐसा बढ़िया बन रहा था, दावा करते हैं कि ये तो सरकार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा की रिपीट होना अब मुश्किल है। ऐसे में ये फैसला क्या किरण जी ने गलत तो नहीं ले दिया? अब सरकार जब आने वाली थी उस समय आप छोड़ के जा रहे हैं, ये दावा किया जाता है और ऐसे सवाल भी उठाए जाते हैं आपसे। जिंदगी में हर चीज का समय होता है, आई बिलीव दैट, और जो डेस्टिन्ड है वो होता है पूरा। ये पूरा एक चक्र जो है 2004 से लेकर अब का 2024 का जो है, ये मेरा कांग्रेस का चक्र पूरा हो चुका है। ये बीजेपी के बारे में जो भी ये बात कहता है, एंटी इनकम्बेंसी है, मैं ये नहीं कहती एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन आप आज भी देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े जश्न मनाए जा रहे हैं केंद्र के अंदर। तीसरी बार मोदी जी जो हैं उन्होंने सरकार बनाई है, 240 जो है खुद लेकर आए हैं जब तीसरी बार सरकार बनी है, और जो है यहाँ पर सारे धड़े इकट्ठे हो गए, फिर भी 100 नहीं लेकर आ पाए पूरे। 99 है कांग्रेस की, 99 लेकर आए हैं सारे मिला के, सारे 99 लाए हैं। नहीं, कांग्रेस की 99 तो कांग्रेस की बात मैं कर रही हूँ। बीजेपी 240 अपने दम पे लाई है, तो कांग्रेस अपने दम पर तीसरी बार भी खाली 99 पे आके अटकी है। और बाकी तो सारे जो धड़े हैं वो आप जानते हो, कौन इधर भागेगा कौन उधर भागेगा वो तो सामने नजर आ ही जाएगा। हरियाणा के अंदर जो है आज भी, चाहे 5 सीटें इनको बेशक मिल गई हों, हालांकि हुड्डा जी ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि खाली एक हरियाणा में मिले उनको सीट, बेटे अच्छा। की सारी सेटिंग की राजनीति करते हैं वो, सेटिंग इधर भी कर लो उधर भी कर लो, ये है वो है, और वो क्यों करते हैं वो भी सबको मालूम है। लेकिन ये 5 सीटें जो कांग्रेस पार्टी की आई, ये कांग्रेस के कारण नहीं आई, ये तो लोग देने के चक्कर में थे। और आज भी 44 सीट्स के ऊपर बीजेपी जीती है और 42 पर कांग्रेस जीती है। तो आप मुझे बताओ कहाँ पे कमी है? आज भी जीते हुए हैं 46-44 का रेशो, 44 आम आदमी पार्टी की मिला के, नहीं 44 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी जीती है, 42 के अंदर 1.5-2 का ये मिलाकर जो है, ये तो इनकी थी ना, वो तो कुरुक्षेत्र वाले तो कुरुक्षेत्र वाली तो वो तो छोड़ दीजिए ना, वो तो खाली उसमें था। तो 44 और 42 पे तो आज तीसरी बार में हैं। फिर आप लंबी बात और आगे देखिए, अब इस समय के अंदर ये ऐसी पार्टी है, कोर्स करेक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है आज हो रहा है कल हो रहा है, ये करेंगे वो वाला सिलसिला नहीं चलता। कोर्स करेक्शन, सारे मीटिंग्स होती हैं एक के बाद एक, और सारा देखा जाता है कि कैसे क्या करना है। और आपने देखा किस तरह से किसानों का वो काम करा है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, कोर्स करेक्शन करके आज वो ऐतिहासिक काम हरियाणा के अंदर किसानों का करा है जो कभी भी कांग्रेस ने करा ही नहीं था। और लोकसभा चुनाव से पहले सीएम बदलना, देखो सीएम बदलना वो राजनीतिक बातें हैं, वो अलग बातें हैं। एक मैसेज देने की कोशिश की गई, क्या मैसेज और क्या नहीं, जहाँ तक खट्टर साहब का सवाल है, उनको जो है केंद्र में लेकर आना था, बड़ा मंत्रालय में उनको जब लेकर आना था
तो निश्चित तौर पे किसी और को तो लेके आना पड़ेगा ना। तो वहाँ पर जो है नायब सिंह सैनी जी को लाए हैं, बहुत ही सरल और स्पष्ट और क्या कहते हैं ऐसे आदमी हैं जो तुरंत जो है उन्होंने कार्रवाइयाँ करी हैं। अब किसानों की देख लो, आप महिलाओं के जो देख लो, 500 रुपये के सिलेंडर जो, और ये घोषणाएं नहीं है, घोषणाएं तो खाली कांग्रेस करती है, ये घोषणाएं नहीं है, हमारा संकल्प है और संकल्प के ऊपर कैबिनेट की मोहर लगी है। अब भाजपा की लीडर हैं, भाजपा का तो दावा करेंगी, लेकिन मैं आपके अनुभव से भी जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि तीसरी बार भाजपा की सरकार आ सकती है और क्यों आ सकती है? 3 लाइन में आप मुझे अगर समझना चाहे, दर्शक सीधा सुने आपको तो। निश्चित तौर पर भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी, क्योंकि भाजपा का एक विजन है, भाजपा एक संगठित पार्टी है, भाजपा जो है जनता के जो हित की बातें हैं वो तुरंत जो है उसको लागू करती है, और वो अभी करके दिखाया। चाहे किसानों का हो, चाहे नौजवानों की खर्ची पर्ची की बात हो, नौकरियां, आप सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, तो शाम हल्के के मैं चाय पानी के जो है मेरे सिलसिले चल रहे थे, मैं गांव में गई, 2 हस्बैंड वाइफ आए, मैं मिली नहीं थी उनसे, कहते हैं जी हमारे जो है दोनों को टीजीटी, दोनों जो है हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी लग गए एक ही घर में। तो मैं हैरान थी, ये कांग्रेस के टाइम पे तो हो ही नहीं सकता था। वहाँ तो हम देखो, मेरे समय पर खर्ची तो हमने करी नहीं, हमने तो कभी किसी से पैसा लिया नहीं, लेकिन पर्चियां तो हम भी ले के घूमते थे कार्यकर्ताओं के, हमारे इनको लगा दो, हमारे इनको लगा दो, हमारे तो लगते ही नहीं थे बेचारे, जो जबरदस्ती कर कुरा के जो है थोड़े बहुत मोटे जो लगते थे वो लगते थे। यहाँ पर इतना जबरदस्त सिस्टम है कि गरीब आदमी जो अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उसकी अगर मेरिट है और वो अगर क्या कहते हैं होनहार है, उसको घर बैठे बिठाए उसको नौकरी मिलेगी। इससे बढ़ के और एक नौकरी हो गया, किसानों की बात हो गई, नौकरी हो गई, किसानों की बात हो गई, फिर जो है हर तरीके से जो है सहूलियत जो गरीब आदमी को दे सकें, चाहे अंत्योदय स्कीम है, अन्नपूर्ण जो है स्कीम है, जो आखिरी अंतिम छोर तक जिस व्यक्ति को जो है फायदा पहुंचे, अंत्योदय की भावना के साथ काम करना, अंत्योदय की भावना के साथ। और फिर केंद्र के अंदर जो ये जो विजन है हमारे प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, विकसित भारत, मैं इससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। देखो नालंदा के अंदर कोई इस चीज को सोचे या ना सोचे, नालंदा यूनिवर्सिटी जो जिस समय हमारे पुरातन समय पर बिल्कुल इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी, जहाँ पर चाइना से स्कॉलर्स जॉन हुआन जो हैं वो आए थे और बुद्धिज्म की सारी टेक्स्ट लेकर उसको रिवाइव करना, और उसके बाद जो है चाइना के अंदर जो है बुद्धिज्म प्रज्वलित हुआ। तो मैं समझ गया केंद्र की बात से, और उस चीजें हैं पर उस यूनिवर्सिटी को आपने दोबारा से ज्वलंत कर रिवाइव किया। हाँ, आपने 370 लागू करी, आपने जो है ये सारे मुद्दे चले तो फिर 5 सीट हार कैसे गई भाजपा? नहीं, अब जो है ये जनता को आहिस्ता नाराजगी तो थी ना, 5 सीट तो हारे थी, इसमें कोई वो नाराजगी निकल गई और उनको समझ में आ गया। अच्छा, निकल गई लोकसभा में। हाँ, चाहे राम मंदिर की बात हो चाहे कुछ हो, ये अपने अपने जगह की वो हैं, ये खाली ये चीजें जो हैं ये केवल और केवल भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम पे ये संभव हो सकती हैं। अभी आप देखो, ये जो है यूक्रेन की वॉर हो गई, अब ये है तो रिलेटेड टू इंटरनेशनल जो है डिप्लोमेसी की इश्यूज की बात है, लेकिन आज जो है हमारा यहाँ पर पेट्रोल पूरे, आप कहीं भी चले जाओ यूरोप में इतना महंगा हो गया। नहीं, मैं थोड़ा देखो हरियाणवी हूँ, हरियाणवी बात सुनिए ना, मैं मेरा नहीं सवाल पता क्या है, मेरा विजन जो है ये विजन है 5-5 पे जो बात आ गई, 5-5 पे भाई वो तो सीधा मोदी को चुनना था। मेरा सवाल वाजिब है मैम, 5 सीधा मोदी को यानी कि प्रधानमंत्री को चुनना था। अब बात आएगी मुख्यमंत्री चुनने की, प्रदेश का मुखिया कौन होगा। जब 5-5 नंबर वहां दे दिए प्रदेश की जनता ने, तो आपको किरण जी जैसी सीजनल पॉलिटिशियन को, जितनी लंबी राजनीति दिल्ली से लेके हरियाणा तक भी पार्टी संगठन किए, सरकार देखी, सरकार में मंत्री रहे और तमाम चीजें, राज्यसभा की तरफ आप जा रहे हैं, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि भाई ये सवाल आया है और लोग पूछ रहे हैं, आप जैसे सीनियर लीडर इस चीज को समझा सकता है कि आपको क्यों लगता है कि जब सीधे प्रधानमंत्री का जब चुनाव हो रहा था, यानी कि कौन बनेगा, तब तो 5 दे दी, और आपको लगता है कि नाराजगी लोकसभा के बाद विधानसभा में नहीं रहेगी। ये तो कह रहे हैं, कांग्रेस वाले दावा करते हैं, ऑन कैमरा कहते हैं और वो अपनी मीटिंगों में कहते हैं कि भाई अभी तो नाराजगी का ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी विधानसभा में दिखाएंगे। अब इसका जवाब मैं देती हूँ, असली जो है ना सामने आ जाएगी।
एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, आप रोहतक झज्जर को छोड़ दो, क्योंकि इन्होंने खुद मन बनाया हुआ है, खुद कॉम्प्रोमाइज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब आदमी खुद कॉम्प्रोमाइज्ड हो और कॉम्प्रोमाइज की पॉलिटिक्स आप करते हो, सेटिंग की पॉलिटिक्स आप करते हो, तो आप समझ सकते हो कि आप जनता का हित सर्वोपरि आपके लिए नहीं है। आप केवल जो है कि मैं बन जाऊं या मेरा बेटा बन जाए, मैं बन जाऊं या मेरा बेटा बन जाए। ये तो मुख्यमंत्री की लालसा के अंदर काम कर रहे हैं, ये कोई जनता के हित की काम नहीं कर रहे हैं इन्होंने। मैं आपको बताती हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हरे वहां पर भिवानी जिले की बात कर रहे हैं, हर एक जगह पूरा हरियाणा के अंदर कर रहे हैं। इनके बेटे ने 10-10 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, हर एक को पार्लियामेंट के अंदर, भाई तू पार्लियामेंट में हमारा साथ दे, तू 2550 आवेदन आए हैं कांग्रेस के, 2550 90 विधानसभा, 3 करोड़ के करीब कांग्रेस ने पैसे कमाए हैं इसमें आवेदनों में। तो कम से कम इतना पैसा इनको जरूर मिला है, पर वो बेचारे अब करेंगे क्या, टिकट तो मिलेगी उसको। बाकी जो है सारे के सारे विद्रोही होंगे और जो है उल्टा काम होगा, और जो है ये खुद भी करवाएंगे। जहां पर इनको ये लगे ना कि ये टिकट मेरी नहीं है, वहां पर ये दूसरे इंडिपेंडेंट खड़े करवाएंगे। इन्होंने ये तो करते आए हैं, शुरू से करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। और फिर इनके सिर पे लटकी हुई है तलवार, ये जानते हैं, वो तलवार लटकने का मतलब भी ये जानते हैं, है ना। तो ये जो है कभी भी, ये तो खाली दिखावा है सारा का सारा। अब मैं आपको जो भी हो रहा है ये सब दिखावा है। आने वाले समय में ना तो इनके पास संगठन है, 15 साल में संगठन नहीं बना पाए, और जो लीडरशिप है, जो जिनके अलग अलग लोग थे उनको इन्होंने सबको अलग अलग। तो शैलजा मेहनत कर रही है, वो कहाँ जाएंगी? रणदीप मेहनत कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगी? कैप्टन अपने इलाकों में कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ मैं तो। कैप्टन साहब को भी पूरा काटेंगे, शैलजा जी को भी पूरा काटेंगे, रणदीप जी को भी पूरा काटेंगे। ये कटाई पिटाई का सिलसिला चलेगा वहाँ। आप जब जा रहे थे किसी का फोन आया था इनमें से कि भाई रुक जाओ किरण जी मत जाओ? नहीं, तो नेचुरली शैलजा जी और सारे ने, सबने बैठ के, रणदीप जी ने, सबने कहा, पर मैंने फिर उनको समझाया कि देखो हालात यहाँ पे आ गए हैं कि इन्होंने जो मेरे साथ करा है, इतनी जाति पे जाति करते आ रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जो है आगे क्या मालूम, अब जब प्रभारी इनकी जेब का, पीसीसी प्रेसिडेंट इनका आदमी, मतलब सारा कुछ। एक चुपता सवाल पूछ दूं, आपको लगता था कि क्या तोशाम विधानसभा से टिकट भी काट देंगे लोग? खैर, तोशाम विधानसभा से टिकट काटने की तो इनकी हिम्मत नहीं थी, इतना तो मैं बता दूं। एक आध तो चुपता पूछूंगा ही मैं, आप जानती हो मुझे। तोशाम विधानसभा से तो नहीं काटने की थी, पर आप विनोद जी आप समझो, इतनी जबरदस्त मेरे को घुटन होनी शुरू हो गई। यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल? आई वाज नॉट कंफर्टेबल। एक तो होता है कंफर्टेबल, एक होता है अनकंफर्टेबल। ओके। आई वाज 24 घंटे आप लड़ाई लड़ रहे हो, 24 घंटे आप मतलब अपने हकों की लड़ाई के लिए, जो जायज लड़ाई आप लड़ रहे हो, वो उसके अंदर आपके साथ जो है जातियां हो रही हैं। आई गॉट इट। So that वो यहाँ तक जो है ना, पानी वो कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता करके। मेरे को तो 2014 में भी ऑफर हुआ था। तुम्हें नहीं बीजेपी में, ये ब्रेक कब हुआ था? 2014 में। पर मैं उस समय, मेरे को ये विश्वास था कि ये जो है, ये हम इस चीज, लोकसभा चुनाव से पहले, बिल्कुल, जब ये सारे गए थे, राविंद्रजीत साहब और ये धर्मवीर वगैरह जब सारे गए, उस समय भी बोला गया था, लेकिन हमने तो जो है उस समय भी, क्योंकि हमारे अंदर ये विश्वास था। ये पहली बार बता रहे हैं आप? अब पहले सभी को मालूम है इस बात का, लेकिन ये मेरी टॉप लीडरशिप को भी मालूम है, उनको भी मालूम है, मेरे से फैक्ट रह गया होगा। हाँ, बिल्कुल, टॉप लीडरशिप को भी इस बात का मालूम है, पर उनको ये भी मालूम है कि मेरी कितनी, मैं डेडिकेशन के साथ जो है काम करती हूँ। लेकिन अब जब आके देखा, हालात ये हो गए हैं कि देखो, राजनीति में मैंने अपने लिए तो, मेरे को कोई लोभ नहीं है ना, श्रुति को लोभ है, भगवान की बड़ी कृपा है, काम करने के लिए हम आए हैं। अगर हम अपने लोगों को उनका हक नहीं दिलवा पाए तो क्या फायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जब इन्होंने इस तरह की गंदगी जो है हरियाणा कांग्रेस के अंदर फैल चुकी है, तो उससे निजात किस तरह मैम ये आ गया। इन्होंने नंबर 3 एआईसीसी के अंदर पूरी तरह से इन्होंने सिस्टम को, जो सिस्टम होता है वो कैप्चर कर लिया। एक सवाल मेरा ये है, गुंजाइश ही नहीं। एक सवाल मैम ये है कि ओबीसी सीएम इन्होंने बनाया और किसान का मेरा वर्ग इनसे नाराज था, भाजपा का, जो एक परसेप्शन किसान आंदोलन के बाद बनी
किरण जी को राज्यसभा भेजकर इन्होंने मैसेज दिया है कि किसान का मेरा, या दूसरे शब्दों में कह दूं कि एक बड़ी जाट लीडर को भी इन्होंने मान सम्मान दिया है और इनको लगता है कि इससे एक अच्छा मैसेज आएगा, यानी कि भाजपा को लगता है ये चीज सही है, इनको फर्क पड़ेगा। किसान का मेरा नाराज है, जाट नाराज था वोटर इनसे। भाजपा में एक चीज निश्चित है जो मेरे थोड़े से दिनों में मैंने देखा है, जो आदमी जो लायक होता है उसको आगे बढ़ाते हैं, यूथ को आगे बढ़ाते हैं। मेरा सवाल ये है कि किरण जी के जाने से फायदा क्या होगा, भाजपा को क्या फायदा होगा? भाई किसान आंदोलन के दौरान किसान कह लो, कमेरा कह लो, या फिर सीधे तौर पे कहना कि आप भी स्पष्ट बात करती हो, मैं भी करता हूं कि जाट वोटर इनसे नाराज था। देखो नाराज कौन, कोई सारे समुदाय के अंदर काम करा है, हमारे साथ तो कोई जात पात की बात लगती नहीं है कभी भी। चौधरी बंसीलाल जी के साथ लगी ना, मेरे लगी ना श्रुति के साथ, हमने तो कभी ये जात पात की राजनीति करी नहीं। लेकिन हाँ यहाँ बात है कि इलाका है, पूरे हरियाणा के अंदर हमारे लोग हैं जो जिनको मैंने संवार के रखा था, जिनको मैंने संगठित करके रखा है। तो ये निश्चित तौर पे इसका जो है फायदा मैं क्यों नहीं दिलवाऊंगी बीजेपी को फायदा, बीजेपी को फायदा होगा, इसका होगा। और हम सुनिश्चित करेंगे कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अब जो है सारे एमएलए जो हैं, जहाँ जहाँ मेरे को बुलाएंगे और मेरे को बोला जाएगा, मैं वहाँ जाके काम करूंगी, दबा के काम करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। क्या रोल रहेगा 2024 के चुनाव? जो भी मेरे को बोला जाएगा या जो भी मेरी ड्यूटी लगाई जाएगी, एक समर्पित सिपाही के नाते मैं वो काम करूंगी। एक सवाल मेरा बस केवल एक ध्येय है कि जो है भाजपा को ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ, जहाँ पे भी मेरी जो है जरूरत हो सके, जहाँ पे मेरी जरूरत है उससे जो है मैं फायदा पहुंचा सकूं। किसान का मेरा कौम में भी और सब जगह, सारी जगह कृषि प्रधान प्रदेश है, और जो है अब सारी बातें बताने की नहीं होती हैं, इसके अंदर भी बहुत मैंने इसका भी बहुत योगदान इसके अंदर जो है हमारे सीनियर नेता बीजेपी के जो है उनके साथ लग के चंद दिनों के अंदर मैंने करा। आपकी मीटिंग्स वगैरह में अपना इनपुट दे रहे हैं आप? हाँ हाँ ठीक है, बताना नहीं, मतलब इनपुट आप दे रहे हैं। मैम एक चीज और बताइए कि एक चीज कही जाती है, तंज कसा जाता है जो कांग्रेस छोड़ के जाता है कि भाई सब सीएम बनना चाहते हैं, सीएम पद के दावेदार। 2 सवाल मेरे अंतिम रह रहे हैं। कह रहे हैं भाई कुलदीप बिश्नोई साहब को देख लो, वो भी अभी तो एक इंटरव्यू में शायद सोशल मीडिया पे चल रहा था कि मैं तो सीएम मटेरियल हूं, मैं तो लड़ूंगा नहीं। तो ये पूछते हैं आप लोग के जाने के बाद कि भाई अब इनसे पूछ लो, भाजपा जिन जिन को लेके गई थी, क्या कभी सीएम कैंडिडेट के तौर पर या सीएम बनाएगी उनको? ये तंज कसते हैं आप लोग जब जाते हैं तो। कुलदीप जी पे कसा जाता है, आप पे कसा जाता है, राव इंद्रजीत साहब पे कसा जाता है, और उनकी तो खुद की कसक भी सामने आ जाती है। अब कौन क्या कहता है उसकी तो बात मैं कह नहीं सकती, और कौन दूसरे जो गए हैं उनकी क्या अभिलाषाएं हैं वो मैं नहीं कह सकती। मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, और मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको कहती हूँ, मेरे को कभी भी कोई लोभ नहीं रहा है, कोई लालच नहीं रहा है। मेरी राजनीतिक जीवन बहुत साफ सुथरी ढंग से मैंने ये 20 साल बिताए हैं, और 20 साल इससे पहले जो मेरे दिल्ली के भी हैं। मैं इस चीज में बहुत जबरदस्त तरीके से विश्वास करती हूँ। हाईएस्ट पोस्ट नहीं देखा आपने कभी? मैंने ये इस चीज में मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो मेरा सुरेंद्र जी कहा करते थे कि जो समय से पहले और कर्म से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। समय से पहले और कर्म से ज्यादा। हाँ, जो मेरे कर्म में लिखा है वो मेरे पास आएगा। मैं ये सोचूं कि मैं तो पता नहीं क्या बन जाऊंगी और मैं उस लायक हूं नहीं, आप समझ रहे हो, तो उसका क्या फायदा। इसलिए मैं इस चीजों में बिल्कुल आई डोंट बिलीव इन दिस। आई एम वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फोर्थराइट इन दिस कि मेरे को कोई लोभ लालच नहीं है, ना कोई चीज का ना कुछ और। आज मुझे भाजपा जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर मेरे को दे रही है नेशनल लेवल के ऊपर, मेरा ये है कि मैं काम करूं अपने देश के लिए। अपने ये जो है थोड़ा सा भी अगर मैं जो है अपना योगदान दे सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं एक फौजी की बेटी हूँ। I've been brought up in a very patriotic manner. हाँ, परिवार के बारे में बताइए। ये सवाल मेरे से मिस हो गया था कि आपने कहा विधानसभा के पटल पे भी कहा कई इंटरव्यूज में कि भाई ऐसी बात नहीं है, किरण चौधरी अपने परिवार से भी वो जो मातृभूमि की सेवा है और फौजी परिवार से आते हैं, बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा। पिताजी वाले समय के और उस बैकग्राउंड के बारे में मैम आज जरूर हमारे दर्शकों को बताइए आप। मेरा तो हमारी तो अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई है, ब्रिगेडियर साहब थे, हमारे को अपब्रिंगिंग इस तरह की दी है कि
कूट कूट के ये भरा हुआ है, देशभक्ति, देश प्रेम, और जो है, और प्रभु के अंदर जो है विश्वास। ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, वो ये मेरी विरासत है, सच्चाई है, और मैं ईमानदारी से इसके ऊपर काम करती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर थे? मेरे फादर ब्रिगेडियर थे, ही रिटायर्ड एज ए ब्रिगेडियर, वॉर वेटरन थे। कौन सी वॉर में लड़े थे? चाइना वॉर के अंदर भी थे वो। 71 वॉर के अंदर जो बटालियन उन्होंने रेज करी थी, उसका नाम है 17 कमाओ। वो उसके 4 फाउंडिंग फादर हैं। वो रेज करे, जैसे बच्चे को रेज करते हैं, उन्होंने बटालियन रेज करी थी। आज उनको फाउंडिंग फादर कहा जाता है बटालियन का। और उस समय वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर जो लड़ाई लड़ी गई थी 1971 के अंदर, उसके अंदर जो है, आप ये एनल्स में जाके देखो, गूगल करके आप देख लेना, जो ये थे ना उस समय जनरल, जो आर्मी चीफ थे, उनका लिखत के अंदर जो है वो ये है कि दिस वाज द ब्लडिएस्ट बैटल फॉट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बहुत सारे जो हैं शहीद हुए, ऑफिसर्स जवान शहीद हुए। मेरे पिताजी को पेट में गोली लगी, यहाँ गोली लगी थी एक, यहाँ तो उनको निकाल दिया गया था। और पूरी बटालियन को, क्योंकि ये बदूरिया वो एक जगह है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर जो है ये बैटल, जहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई थी और इतने सारे लोग शहीद हुए थे, तो पूरी बटालियन का नाम 17 कमाओ से बदलकर उसको इतना ऑनर दिया गया कि उसको बदूरिया बटालियन कहा जाता है। अच्छा, भाई भी शायद आप क्या तो मेरे जो हैं, मेरे ग्रैंडफादर जो हैं, मेरी माँ के जो फादर हैं, वो 2nd वर्ल्ड वॉर के वेटरन हैं। उस समय जो है वो वेटरनरी सर्जन थे, 2nd वर्ल्ड वॉर में गए हुए हैं। एंड मेरे पास फ्लैट है, आप श्रुति के घर जाओगे तो उसके पड़ा हुआ है, विंस्टन चर्चिल की तरफ से जो है यूके प्राइम मिनिस्टर टाइम, वो क्या कहते हैं उनका कमेंडेशन, वो पूरा का पूरा है, क्वीन ऑफ दिस थिंग। ही वाज दैट टाइम सेक्रेटरी ऑफ वॉर, प्राइम मिनिस्टर बाद में बने वो। अच्छा, उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। सिग्नेचर से है। एंड ही कहते हैं, इट इज गिवन टू मी बाय द अथॉरिटी ऑफ द क्वीन फॉर कमेंडिंग यू इन योर एक्सीलेंट सर्विसेज ड्यूरिंग द वॉर। ग्रेट। ये तो जो है मेरे, दैट इज द काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई कम। वो फॉलो हो रहा है। भाई भी शायद आर्मी में अभी? नहीं, भाई मेरे, हाँ मेरे 2 भाई आर्मी में, एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए हैं, एक मेरा जो मेरा सगा भाई है वो जो है वो बिजनेस में। पर मेरे फर्स्ट कजन्स दोनों जो हैं, दे आर इन द आर्मी। एक आखिरी सवाल, बंसीलाल सरकार जब हुआ करती थी, मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी, मैं भी हरियाणा से ताल्लुक़ रखता हूँ, आपको पता है। ये कहा जाता था, बंसीलाल साहब कहते थे कि भाई गांव देहात तक की सड़क बन जाए, पानी पहुँच जाए, एक बड़ा सपना हुआ करता था। उस समय की बात चली थी। और मैंने एक जिक्र भी किया शराबबंदी वाला, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था। और मैं उस समय कॉलेज में रहा हूँगा, जो मुझे याद आता है कि उस समय तमाम चीज़ें थी। फिर ये हालांकि फैसलाबाद में भारी भी पड़ा था इस सरकार में। मैं आपसे करना चाहूँगा कि तमाम सीएम्स की जो बात की जाएगी, कैसे शुरू देखेंगे आप? बंसीलाल साहब के बारे में बतौर सीएम, भजन लाल साहब थे, देवीलाल साहब, ओम प्रकाश चौटाला, मनोहर लाल साहब के साथ आपने एक विधानसभा में रही हैं, ठीक है, उस समय अपोजिशन में थे, अब नायाब हैं। और मुख्यमंत्री उस समय जब कांग्रेस के थे, उस कैबिनेट में आप रही हैं। तमाम विभाग आपने, आबकारी, टैक्सेशन भी संभाला और बहुत महत्वपूर्ण विभाग संभाले। सीएम्स के काम के हिसाब से अगर मैं रेट करने को कहूँ तो आपकी मेमोरीज और आपका अनुभव, राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? बंसीलाल साहब से शुरू करते हैं। देखो, बाबूजी जो थे चौधरी बंसीलाल जी, बहुत ही ज़बरदस्त विजनरी थे। तो हमेशा उनकी सोच जो थी, मेरे को तो हैरानगी होती है। तो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई लिखाई, पढ़ते लिखते थे, वेरी लेटर्ड, हर चीज़ का उनको पता था, इल्म था। ग्रामीण वकील थे, ग्रामीणांचल से उठे हुए थे, तो सारा ग्रास रूट का जानते थे और आगे की सोच बहुत ज़बरदस्त थी। तो वो ही सोच जो है, उसी का नतीजा ये है कि हरियाणा के निर्माता वो कहलाए जाते हैं। बहुत ही, हाँ मैं ये शब्द भूल रहा था कि ये कहा जाता है उनके बारे में। और बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनकी तरह मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेटर तो आज तक कोई हुआ नहीं है। और जो उन्होंने जो काम करा, जो बुनियाद हरियाणा की रखी, उसके कारण आज जो है हरियाणा है जहाँ है। मैंने गांवों का कच्चा रास्ता बनाने का विजन उस समय देखा। आप अगर आओ भिवानी के अंदर, सारे कमरों के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक मैप्स लगे हुए हैं और चौधरी बंसीलाल जी के हाथ से पिने लगी हुई हैं। अच्छा।
जैसे मैप है इरिगेशन का, हम्म, मैप है सड़कों का, रोड्स, इरिगेशन, रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, सारे अलग अलग मैप्स हैं, आपको मैं दिखाऊंगी। और बड़े बड़े मैप्स हैं। इस चुनाव में मुलाकात होगी, वो एक हाँ, इंटरव्यू वहाँ का डन रहा। जरूर देखिएगा। और मैंने वैसे ही प्रिजर्व करके पूरी तरह से उनके ऊपर वो लगा के, वैसे के वैसे, जैसे बाबूजी के समय पे लगे हुए थे वो वैसे के वैसे लगे हुए हैं। उनके हाथ से पिने लगी हुई हैं, डेट लिखी हुई हैं, यहाँ तक सड़क पहुँच गई है, ये सड़क अब यहाँ तक इस तारीख तक पहुँचनी, ये नहर इस सड़क ये इस तारीख तक पहुँचनी, नहर वाले उसमें, सड़क वाले उसमें। जो प्लानिंग हम मूवीज में देखते हैं ना कि एक चार्ट बना होता है, वैसे ही कि एक डॉट से दूसरा डॉट जोड़ते मतलब हुए, वो उसी तरह का। मेरी शादी हुई ना, जब मैं आई मैंने देखा ये सारे मैप्स पूरे घर में। तो सुरेंद्र जी को मैंने कहा ये क्या है मैप्स, मेरे को नहीं एक पता। सड़कों का हो गया, एक सिंचाई का रूट हो गया, पानी किस तरह से आएगा, पानी का, कॉलेजेस कहाँ कहाँ दे दिए हैं, स्कूल्स कहाँ कहाँ दे दिए हैं, सारे मैप्स आप देखिएगा आके। तो सुरेंद्र जी को मैंने बल्कि कहा, मैंने कहा ये क्या है यार, दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स नहीं है, मैप्स लगा रखे हैं। तो सुरेंद्र जी ने कहा कि ना इनको हाथ ना लगाना, ये जो है ये बाबूजी इनके ऊपर खुद जो है वो करते हैं, ये देखते हैं कि ये इस तारीख को क्या है और क्या आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। भाई ये परसेप्शन रहती है कि आईएएस अधिकारी और तमाम लोग सरकार चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा होता है तो खुद ही अपने मैप बना के अपनी प्लानिंग करते। देख एक मतलब उनके हाथ की पिने लगी हुई हैं, हाथ का निशान भी होगा और हाथ से लिखा हुआ है, आप देखना। तो अब तक के सबसे बेस्ट सीएम कहेंगे हरियाणा के? इस तरह का विजन चौधरी बंसीलाल जी का था। और उनसे मैंने पूछा, जब ये सब कुछ हो गया, सुरेंद्र जी के चले जाने के बाद एक दिन हम बैठे हुए थे समय पर, तो मैंने यूं ही पूछा, मैंने कहा बाबूजी ये इलेक्ट्रिफिकेशन आपने कहाँ से शुरू करा? क्योंकि हाँ, बिजली का भी, हाँ मैं याद आ रही है। 69 में पूरा हरियाणा की इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया था। तो उन्होंने कहा मैंने अहीरवाल से शुरू करा। सड़क और बिजली के लिए खास तौर से मैं ये हमने भी सुना है, और अपने घर परिवार में भी, ठीक है गूगल उस समय ना आए, किताब छोड़ दीजिए, वो चीज़ें छोड़ दीजिए, हमारे बुजुर्ग भी इस चीज़ में बताते हैं कि बंसीलाल साहब का हरियाणा को जो सबसे बड़ा योगदान है वो सड़कों का और बिजली का है। ये मैं हरियाणा से ये कहा जाता है, और नहरों का। तो नहरों का, कॉलेजेस, जहाँ कॉलेज नहीं थे वहाँ कॉलेज दिए उस समय, बाद में शुरू हुआ ये सब कुछ। एनीवे कॉलेज स्कूल्स, हाँ बैठे थे एक बार उनके साथ। तो ये बात तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने ये बताया कि अहीरवाल से करा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा अहीरवाल से क्यों? मैंने सोचा पंचकुला चंडीगढ़ के पास था, वहाँ से शुरुआत होती, या नहीं कि अहीरवाल से इसलिए क्योंकि सबसे पिछड़ा इलाका था, बहुत गरीब, पानी कुछ भी नहीं था यहाँ। तो इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, अगर मैंने बिजली यहाँ से शुरू करी देनी, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ कमाने खाने लायक बनेंगे। और आज वही है, सबसे ज़्यादा आप देखो अहीरवाल के बच्चे जो हैं इसके अंदर आते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट जॉब्स में। खूब वो लोग पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी की किल्लत है। वो सारे हमारा जॉब इज द ओनली अल्टरनेट। नहर का निर्माण करवाया, एस्वाइल नहर का निर्माण करवाया, क्योंकि उन्हें ये मालूम था आने वाले समय में जो पानी इस तरफ को है, ये पानी जो है ये इधर वाला जो है ये कम होगा। तो अलग से दक्षिण हरियाणा के लिए एस्वाइल नहर का निर्माण करवाया। सारों को खुद बताया करते थे कि मैं सारों को जो है गाड़ी बसों के अंदर बिठाकर मैं सारे सरपंचों को लेकर गया, उनको दिखाया कि भाई देखो ये नहर जो है ये फूट चुकी है, अब पंजाब की खाली रह गई। पंजाब का ये बात और है कि उस समय पंजाब के अंदर जो है वो पगड़ी बदल ये बाबूजी की सरकार चली गई, दुर्भाग्य की बात है, नहीं तो आज एस्वाइल नहर हमारे पास होती। और ये पगड़ी बदल भाई की बात थी आपस में, तो वो राजनीति के कारण जो है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि बंसीलाल जी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर सबसे नंबर 1 सीएम आपकी नज़र में? जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर। देखो रात को मैं आपको बताती हूँ, चंडीगढ़ में हमने देखा, जब हम छुट्टियों में जाया करते थे, रात को 12 बजे के बाद उनके फ़ोन शुरू हुआ करते थे। यूज्ड टू कॉल अप ऑल डीसीज। रात को 12 बजे रात को करते थे, 12 o'clock एट नाइट। सारे डीसीज और एसपीज को पता होता था कि अब फोन आएगा, सब तैनात होते थे अपने अपने। ऑल डीसीज, ऑल एसपीज, सुना है मैंने। ये जो है क्या मतलब हर एक जिले के अंदर क्या है क्या नहीं, क्या चल रहा है, एवरीथिंग ही न्यू ऑन द टिप्स। सो इस तरह के व्यक्ति थे, और ये बहुत ही वो कहते हैं ना विराले होते हैं इस तरह के लोग, वो कभी आते हैं। प्रदेश का बहुत बहुत सौभाग्य था। ताऊ देवीलाल का भी है पंजाब से जब हरियाणा अलग हुआ, हम तो कुछ भी नहीं थे,
हमारा तो हरियाणा में कुछ भी नहीं था। उसमें तो जो है, ताऊ देवीलाल को भी दी जाती है कि भाई हरियाणा के बनने के बाद उनका भी, और ख़ासतौर से बुजुर्ग पेंशन की और ग्रामीण देहात के लिए काम करने के लिए बतौर सीएम ताऊ देवीलाल को। चलिए वो तो देखो बुजुर्ग थे, हमारे बुजुर्ग रहे हैं, तो उनका मेरे को कोई वो कहने की बात नहीं है। अपना सबका अपना अपना वो होता है। लेकिन जहाँ तक बंसीलाल जी के सामने मेरे ख्याल में कोई वो नहीं दिखा सकता, और ये सारी जनता, हरियाणा की जनता भजनलाल साहब, इस बात को जानती है। भजनलाल, अब अलग अलग आप क्या ये पूछ रहे हैं? मैं तो रेट करा रहा हूँ आपसे। रेट नहीं है, मैंने तो कह दिया आपको, हाँ। आपको बता दिया, क्योंकि जिस व्यक्ति की इस तरह की सोच हो, इस तरह का विजन हो, और जो कुछ भी ना होते हुए प्रदेश की बुनियाद इस तरह की डाल दे। मतलब अभी कुछ साल पहले तक तो इलेक्ट्रिफिकेशन हिंदुस्तान के बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था। मैम लास्ट के 3 कर लें, नायाब साहब, मनोहर साहब, हुड्डा साहब। नहीं अब ये सॉरी, ये मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करूँ, तो ये मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, औचित्य नहीं होगा। तो बहुत मज़ेदार इंटरव्यू रहा। कुछ पल ऐसे भी आए जब किरण जी थोड़ी इमोशनल हुई, क्योंकि घर परिवार के और कुछ ऐसे तंज होते हैं जो बाद तक आपको दुख देते हैं। 2024 में क्या होगा, 2024 के विधानसभा चुनाव में किरण जी पूरी कॉन्फिडेंट हैं कि जो फैसला है वो फैसला उनका सही नहीं है, और भाजपा की जीत को लेकर आप दावा कर रही हैं कि भाई हैट्रिक, आश्वस्त हैं, आश्वस्त इज द राइट वर्ड, कि इसमें कोई संदेह नहीं है। दिल्ली की राजनीति करेंगी। और आश्वस्त इसलिए हूँ क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी सरकार है जो प्रदेश को आगे लेकर जाएगी। भाजपा ही ऐसी सरकार है, किरण जी कह रही हैं। तो किरण जी ने, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सवाल था जिसको डग आउट किया हो, और कोई सवाल आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा तो मैं भी पूछता हूँ। आपको मेरा नेचर तो हमेशा से हर एक पत्रकार जो आता है वो कहते हैं जी आप माइंड मत करना। मैंने कहा भैया खुल के पूछो, यहाँ पे कोई किसी चीज का कोई, और ये मैं शुरू में आपको दिखा चुका हूँ, कोई सवाल मैंने इनको लिख के नहीं दिए थे, और ना कोई मेरी फ़ोन पे बात हुई थी मैम ये मैं पूछने वाला हूँ, नहीं। मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ इंटरव्यू करने में, मैम बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको दिल्ली की राजनीति के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ कि मुलाकातें दिल्ली में लगातार आपसे होती रहेंगी। तो ITV नेटवर्क पे खास पेशकश में मेरे साथ विनोद लांबा के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।